नमस्कार, मैं आकाश पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि हम एक सीरीज लेकर आए हैं और उसका 2 एपिसोड जो है हम पूर्व में अपलोड कर चुके हैं, एपिसोड 1 और 2। एक लंबा वक्त हो गया था बीच में, जिसके कुछ कारण से शूट नहीं कर पाए थे और उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं एमपीपीएससी फाइल का एपिसोड 3, सीजन 1 एपिसोड 3। इस एपिसोड में चूंकि हमारे पूर्व में एमपीपीएससी 2019 को लेकर ही 2 एपिसोड शूट हुए थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाना था, लेकिन एक थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर किया गया है कि 19 को वहीं पर रोकते हुए और आगे की परीक्षाओं की जो लीगल चीजों को लेकर जो कार्रवाइयां चल रही हैं माननीय कोर्ट में, उनको अभी यहाँ पे हम रोकते हुए हम एपिसोड 3 में एमपीपीएससी 2022 की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत आवश्यक मुद्दा है। इस परीक्षा में वर्तमान में क्या क्या कानूनी दांवपेच हैं, क्या क्या वर्तमान में इसको लेकर कोर्ट में केसेस लगे हैं, किन मुद्दों को लेकर लगे हैं, इन कोर्ट केस का इस परीक्षा के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। एक एक चीज को हम विस्तृत रूप से आपको यहाँ पे बताएंगे, लीगल फैक्ट्स के साथ बताएंगे। संपर्क हुआ तो बहुत सी अन्य चीजें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और एक एक चीज को देखते हुए आप समझ लेंगे कि वर्तमान में क्या चल रहा है। बहुत से हमारे जो प्यारे आलोचक होंगे उनके लिए एक पर्याप्त मटेरियल होगा, जिनको आलोचना के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी एक मटेरियल होगा ताकि वो इस विषय पर चर्चा कर सकें। ऐसे छात्र जो वर्ष 2019 से लगातार इस चीज से पीड़ित हैं और एमपीपीएससी 2019 से लेकर लगातार जो हर परीक्षा में विवाद हो रहा है, कानूनी दांवपेच फंस रहे हैं, उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उनको मालूम है वो इस समस्या से जब जूझ रहे हैं और इतना वक्त जो है इस पे बर्बाद हो रहा है, प्री मेंस और अब कुछ चीजों में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी स्थिति सामान्य सी बनी हुई है। 5 वर्ष हो गए हैं, एक भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो इसलिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही ये जानकारी उन अभिभावकों, उन पेरेंट्स के लिए भी है जिन्होंने अपने बच्चों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने हेतु, अपना भविष्य को सुरक्षित बनाने हेतु बड़े बड़े शहरों में, चाहे फिर वो इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, भेजा था और 5 साल के बाद जब देखते हैं वो कि परिणाम शून्य है, और ये परिणाम शून्य क्यों है, ये उनके लिए जानकारी भी बहुत आवश्यक होगी कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में ये स्थिति चल रही है। इस कारण से आज तक उनके बच्चों के भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं हो पाए हैं। क्या इसमें उन बच्चों की गलती है, या सरकार की गलती है, या संस्थाओं की गलती है? आखिर वो गलती किसकी है और आखिर वो गलती स्वीकार कौन करता है? इस विषय को लेकर यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। हम आपको विस्तृत रूप से यहाँ पर बताएंगे, आपको धैर्यपूर्वक एक एक चीज को समझना होगा। मुझे अब जानकारी है इस बात की कि बहुत से विद्यार्थियों को कानूनी दांवपेच की जानकारी नहीं है। मेरे पास बहुत से कॉल, मैसेजेस इस चीज को लेकर आए थे कि इसको लेकर भी क्या समस्याएं हैं, वो जानकारी हमें बताई जाए। अब हम आते हैं इसके मुख्य जो बिंदु है, मुद्दा है, उस मुद्दे पे आते हैं और उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट आप देख रहे होंगे पेज यहाँ पे, और इसमें आप देखोगे किन किन चीजों को हमने शामिल किया है। इसको बताने के पूर्व मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा। इसी के साथ में आपको जानकारी मिलेगी एमपीपीएससी 2022 के डिलीट प्रश्न को लेकर जो एमपी हाईकोर्ट में इंदौर में राहत मिली हुई है, उसके संबंध में एमपी हाईकोर्ट माननीय जबलपुर से जो कल एक पिटीशन डिसमिस हुई है, उसको लेकर, और उसके खिलाफ सिंगल बेंच के अगेंस्ट माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच में हमने रिट अपील दायर की है। उस रिट अपील से संबंधित आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी।
तो सबसे पहले हम शुभारंभ करते हैं, बाकी अन्य विषय भी हैं वो आगे आपको अवगत करवा दिए जाएंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है इस विषय को लेकर कि क्या एमपीपीएससी 2022 एमपीपीएससी 2019 की तरह 4 साल, चूंकि 2019 की परीक्षा 23 चल रहा है, 4 साल हो गए हैं, तो 2019 की तरह 4 साल यानी 2026-27 तक विवादित प्रक्रिया के साथ चलने वाली है? प्रश्न चिन्ह है। क्या सरकार और संस्थाओं ने एमपीपीएससी के छात्रों के भविष्य को 5 साल से राजनीति की भेंट चढ़ा दिया है? राजनीति की भेंट क्यों चढ़ा दिया है, इसके भी मैं उत्तर आपको यहां पे बिल्कुल तथ्य के साथ बताऊंगा कि क्यों आपका भविष्य जो है वो लगातार राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है। आगे बताते हैं कि क्या युवाओं को नहीं पता कि उनके भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। ये बात सच है कि जागरूक लोग जो है ना, एक एडवर्टीजमेंट पहले देखते होंगे आप, जागो ग्राहक जागो, वो इसीलिए आता था ताकि लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके प्रति सजग रहें, जागें, जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जागें। लेकिन यहाँ ये बात सच है कि लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले 4 लाख विद्यार्थियों को ये वास्तव में नहीं पता है कि उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और लगातार 5 वर्षों से एक खिलवाड़ होता जा रहा है। तो इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम यहाँ पर चर्चा आपसे करेंगे कि क्या क्या कारण है। एक पॉइंट जो यहाँ पे है कि एमपीपीएससी 2019 की तरह इसको ही क्यों लिया गया? हम और परीक्षाओं का भी ले सकते थे कि क्या अन्य 2020, 21, 22 और भी परीक्षा हैं, 22 के साथ में और भी कनेक्ट कर सकते थे, बट हमने 2019 की साथ कनेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये जो 2022 के विवाद हैं ये जो है 2019 के साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। खास रिश्ता है, जुड़वा रिश्ता है, थोड़े से विचार जो हैं वो अलग हैं, मतभेद है, और क्या क्या मतभेद हैं और क्या क्या बदलाव हो सकता है उनको लेके हम विस्तृत रूप से चर्चा आपसे यहां पे करने जा रहे हैं। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या हमको अपना भविष्य उन विद्यार्थियों को जो 2019 से लगातार प्रताड़ना झेल रहे हैं, क्या वो प्रताड़ना को रोकने के लिए हमको ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए ताकि वो स्थिति ना बने जो 2019 के साथ हुई है, जहां पर विद्यार्थियों में आपस में विवाद उत्पन्न हो गए, मतभेद उत्पन्न हो गए, जहां पे विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थी एकता को तोड़ दिया गया और 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, एक रीमेंस, एक इंटरव्यू और अलग अन्य विभाग भी हो गए। उसके नीचे नीचे देखते जाओगे तो 1918 में भी 400 बाहर कर दिए, पर दुनिया भर की चीजें हैं। तो क्या वो चीज आगे भी हो सकती है? तो उसको यदि रोका जा सकता है तो क्या उपाय है? क्या हम उसको रोकने के लिए मुख्य परीक्षा 2022 को, उस विवाद को, उस विवादित प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या हमको एमपीपीएससी 2019 की तरह उलझने से रोकने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या है, इस पे हम चर्चा आपसे करेंगे और क्या आगे परिस्थिति बनेगी इसके ऊपर आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बारे में भी आगे जानकारी मिलेगी आपको। एमपीपीएससी 2019 जो कि जिसको लेकर मैं आपको सचेत कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि एमपीपीएससी 2019 जो है 4 साल से उलझी हुई है, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। आज एमपीपीएससी 2019 को लेकर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक बहुत बड़ा निर्णय फिर से दिया है। नो डाउट जब ऑर्डर आ जाएगा हम आपको वो पूरी जानकारी भी बताएंगे, और अभी भी इसका ब्रीफिंग आपको बता दी जाएगी कि किस चीज को मैटर था, क्या हुआ है कोर्ट में, वो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। एमपीपीएससी को एक फटकार भी यहाँ पे लगाई गई है माननीय कोर्ट के माध्यम से, वो भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। और एमपीपीएससी 2022 के डिलीट प्रश्न मामले को लेकर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट अपील जो दायर करने जा रहे हैं या कर दी है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा आपसे करेंगे। चलिए अब बात आती है एमपीपीएससी 2022 के मामले को लेकर।
यहाँ पे हम विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत क्यों ना नोटिफिकेशन से की जाए और यहाँ से हम नियम और कानूनों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि एमपीपीएससी 2022 जो है उसमें क्या विवाद है, क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा आपसे करेंगे। चल, यहां पे बात सबसे पहले बताता हूं, यह है एमपीपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन है। ओके, और इस नोटिफिकेशन को जब ये 30/12/2022 को जारी किया गया था, उसका एक फ्रंट पेज है और इसमें एक महत्वपूर्ण जो आपके लिए लाइन है, जिसलिए लगाया गया है यहाँ पे, वो महत्वपूर्ण लाइन है कि राज्य सेवा परीक्षा जो है 2022 वो किसके आधार पर की जा रही है? राज्य सेवा परीक्षा 2022 जो है वो 2015, इसको समझना ध्यान से, उक्त परीक्षा राज्य सेवा नियम 2015 यथा संशोधित अनुसार आयोजित की जाएगी। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम अभी चर्चा करेंगे। यानी इस लाइन का महत्व समझ लेना आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एमपीपीएससी 2022 की जो परीक्षा आपकी चल रही है वो सिविल सर्विस रूल 2015 संशोधित के अनुसार की जाएगी। अब आपको बता दें कि सिविल सर्विस नियम या राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 जो संशोधित है वो क्या है? आपको पता है कि इसके पहले क्या हुआ था कि जो 2015 के सिविल सर्विस नियम आए थे, राज्य सेवा भर्ती नियम 2015, इसके बाद में एक संशोधन आया था। वो संशोधन आया था 17 फरवरी 2020 को। 17 फरवरी 2020 को यह संशोधन आया था, यानी राज्य सेवा भर्ती नियम 2015 संशोधित 17 फरवरी 2020 को आए थे। एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा जो थी वो राज्य सेवा नियम 2015 के अनुसार होनी थी। बाद में नियम आए, इसके अनुसार रिजल्ट निकाल दिए, मामला चला, मामला कोर्ट में पहुंचा, काफी टाइम लगा। उसके बाद में जब वो आया उसका फैसला माननीय कोर्ट ने, तो 17 फरवरी 2020 के जो नियम थे उनको 7 अप्रैल 2022 को माननीय जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सुजय पॉल, जस्टिस डीडी बंसल की डबल बेंच ने फैसला दिया। ऐतिहासिक फैसला देते हुए उन्होंने कहा कि जो 17 फरवरी 2020 के रूल्स हैं वो असंवैधानिक हैं, अल्ट्रा वायर्स। ओके, तो जब इनको अल्ट्रा वायर्स घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो इनका महत्व जो था वो खत्म हो गए। अब बात आई कि फिर मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं किससे होंगी? मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा ठीक है हम नए नियम बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने उसके बाद नए नियम बनाए। जो नए नियम थे वो आए थे आपके, नए नियम जो थे वो आए आपके 20/12/2021 में। 20 दिसंबर 2021 को नए सिविल सर्विस रूल आते हैं मध्य प्रदेश में, और राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2021 जो संशोधित नियम थे 15 के, इसके अनुसार आगे की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, ये कहा गया। ठीक है, अब हम यहां से लिंक करते हैं जो चीज आपको बता रहे थे हम, कि उक्त परीक्षा राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 संशोधित अनुसार आयोजित की जाएगी। यानी वर्तमान में जो 2022 की परीक्षा की जा रही है वो परीक्षा ये 20 दिसंबर 2021 के रूल के अनुसार की जा रही है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि किस नियम से हो रही है? संशोधित नियम 2015 के जो 2021 में आए थे, इसके अनुसार आयोजित की जा रही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो संशोधित नियम थे राज्य सेवा भर्ती नियम, वो ये हैं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको दिखाने के लिए इतना काफी है, दिख रहा होगा आपको। मध्य प्रदेश का राजपत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, 20 दिसंबर 2021, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था कि जो सिविल सर्विस नियम थे संशोधित नियम, वो कब आए थे? 20 दिसंबर
2021 को आए थे। क्या था ये नियम और क्या क्या इनमें चेंजेस किया गया था, थोड़ा सा जानकारी आपको हम यहाँ पे दे देते हैं। जो संशोधित नियम 17 फरवरी 2020 को आए थे, उसमें क्या किया गया था, साधारण भाषा में समझें तो, कि जो आरक्षित वर्ग होगा, SC, ST, OBC, EWS, आरक्षित वर्ग यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी होगी, SC, ST, OBC एंड EWS, ओके, ये आरक्षित वर्ग जो होगा वो प्री और मेंस, प्री और मेंस में दोनों में अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। किसमें रहेगा? प्री और मेंस में अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। यानी कि कोई SC वर्ग का विद्यार्थी है और उसके नंबर जो हैं, मान लो UR कैटेगरी का कट ऑफ गया है कितना, UR कैटेगरी का कट ऑफ गया है 80। कितना गया है? 80। अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ गया है 80। अब मान लो कोई OBC वर्ग का विद्यार्थी है, OBC वर्ग का विद्यार्थी है और उसके भी नंबर जो आए हैं वो कितने आए हैं? 82 नंबर आए हैं। मान लो ये तो कट ऑफ है 80। अब इसके नंबर जो है OBC वर्ग के वो आए हैं कितने? 82। लेकिन OBC वर्ग का जो कट ऑफ है, OBC वर्ग का कट ऑफ गया है कितना? 76 नंबर मान लो, ठीक है। तो जो OBC वर्ग का 82 नंबर वाला कैंडिडेट जो होगा वो क्या था कि 17 फरवरी 2020 के रूल के पहले जो था वो यहां से क्या करता था, 82 नंबर आते थे तो वो यहां पे UR में माइग्रेट कर जाता था। क्या कर जाता था? माइग्रेट। और इसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। क्या कहते हैं? माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन को मध्य प्रदेश के अधिकतर छात्र जो हैं वो रोस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। रोस्टर रूल, रोस्टर मतलब सभी अपनी कैटेगरी में, और रोस्टर हट गया मतलब सब जो है माइग्रेट कर सकते हैं आरक्षित वर्ग के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे। तो साधारण भाषा में आपके लिए वो रोस्टर हो गया है, लेकिन सही जो है वो वर्ड क्या है? माइग्रेशन। तो पहले 17 फरवरी के रूल के पहले क्या होता था? माइग्रेशन होता था 2015 के नियम के अनुसार। 17 फरवरी के रूल आए, उसमें क्या कहा गया? क्या सभी अपने कैटेगरी में रहेंगे। तो जो OBC वर्ग का मान लो ये कैंडिडेट 82 नंबर का है, या SC कैटेगरी, ST कैटेगरी का जिसका कट ऑफ जो है 80 या इससे ज्यादा नंबर लाता है, तो 17 फरवरी के रूल से क्या होता था? वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। किसमें रहेगा? अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। वो माइग्रेट नहीं कर सकता है अदर UR कैटेगरी में। ओके, इसी चीज को हमने चैलेंज किया था और चैलेंज में वो कोर्ट से ऑर्डर आया, जीते थे। जीतने के बाद में फिर वो माइग्रेशन हुआ 19 में, माइग्रेशन हुआ 2721 नए बच्चे आए और फिर उनका वो स्पेशल मेंस हुआ और वो एक अलग विवाद वो चल रहा है। लेकिन माइग्रेशन के बाद में आरक्षित वर्ग का कट ऑफ जो था वो कम हुआ और नए बच्चे आए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिविल सर्विस रूल 2021 की। तो जब माननीय कोर्ट ने 17 फरवरी के नियम को अल्ट्रा वायर्स घोषित कर दिया, उसके बाद राज्य शासन ने क्या किया? फिर से नियम बनाए 20 दिसंबर 2021 को। 20 दिसंबर 2021 को जो नियम बनाए, इस नियम में क्या चेंज किया उन्होंने? इस नियम में उन्होंने चेंज किया कि फिर से वही स्थिति ला दी। दो चेंजेस किए। पहला, पहले क्या होता था कि प्री में जो होता था प्री एग्जाम, यहां से मेंस के लिए पहले जो 2018 तक होता था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कहां तक? 2018 तक। प्री में 15 गुना बच्चों को जो होता था वो क्या करते थे? 15 गुना विद्यार्थियों को, ओके, यहां पे वो लेते थे, मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड करते थे। लेकिन सिविल सर्विस नियम 2021 जब आते हैं, संशोधित नियम 15 के, तो यहां का क्या करते हैं? वो 20 गुना कर देते हैं। पहला चेंजेस। दूसरा चेंजेस, वो वापस 2018 की स्थिति लाते हैं और वो कहते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी OBC, SC, ST, SC या EWS का, EWS ओके, EWS का कोई अभ्यर्थी जो है SC, ST, OBC और EWS का कोई विद्यार्थी है, जो नया नियम है वो क्या कहते हैं? ये इसके अनुसार यदि ये जो है UR कैटेगरी के कट ऑफ
यूआर का कट ऑफ है मान लो 80, वही। तो यदि कोई भी आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी जो है, वो आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी यदि 80 या 80 से ज्यादा नंबर लाता है तो वो कहां पहुंच जाएगा? यूआर कैटेगरी में। कहां पहुंच जाएगा वो? यूआर कैटेगरी में। ये वर्तमान में ये नियम चल रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसी नियम के तहत क्या करवाई जा रही है? परीक्षा करवाई जा रही है। क्लियर पॉइंट। आपको अवगत करा दूं कि सिविल सर्विस संशोधित नियम 2015 जो है 2021 वाले, जो 20 दिसंबर 2021 को आए थे, इसी नियम से एमपीपीएससी 2020 आयोजित की गई, इसी नियम से एमपीपीएससी 2021 आयोजित की गई, और इसी नियम से एमपीपीएससी 2022 आयोजित की जा रही है, और इसी नियम से एमपीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो 17 दिसंबर 2023 को प्रारंभिक परीक्षा जो है वो प्रस्तावित है इसी नियम से। अब ये जो 2019 की बात कर रहे थे हम कि 2019 की तरह इसकी स्थिति क्यों ना हो जाए, सॉरी, इसकी स्थिति 2019 की तरह ना हो जाए, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी था। तो ये मैटर जो आपने समझा, अब हम बताते हैं कि यहां क्या खेल होने वाला है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि मध्य प्रदेश में एक मामला चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, एक मामला चल रहा है ओबीसी रिजर्वेशन का। ओबीसी रिजर्वेशन 27 या 14, ओके, WP नंबर 5901/2019, यानी 2019 से मामला चल रहा है, वो इससे कनेक्टेड है मैटर, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। तो ओबीसी मैटर जो है रिजर्वेशन का, वो 4 साल से चल रहा है। अब अगला जो दाव पेच था, जो अगला पॉइंट लिखा था कि क्या सरकार और संस्थाओं ने मध्य प्रदेश के छात्रों का, मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य को क्या राजनीतिक भेंट चढ़ा दी है? अब वो यहां कनेक्शन करेगा, कहां करेगा कि ये मैटर था, ये मैटर कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। मुझे आज भी याद है सितंबर 2022 तक स्थिति बहुत ठीक आ गई थी और सुनवाई अपने अंतिम चरण के पास में आ चुकी थी। पिटिशनर के एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया था, सारे आर्ग्यूमेंट हो गए थे, नंबर आया मध्य प्रदेश सरकार का कि अब आप बताइए कि 27% क्यों होना चाहिए। चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये मैटर जब गया कोर्ट में, सारी चीजें हुई, अब उसका 2019 से चल रहा है। आशिता दुबे नाम की जो एक लड़की है, आशिता दुबे ने मेडिकल की स्टूडेंट थी और आशिता दुबे ने इसको चैलेंज किया था, 27% आरक्षण मेडिकल में दिया गया था, और उसके बाद कंटिन्यू फिर 2019 का नोटिफिकेशन आया, उसमें 27% ओबीसी आरक्षण मिला, तो वो भी फिर कनेक्ट मैटर उसमें हो गया। और जितने भी अब परीक्षाएं हो रही हैं पीएससी की, आरक्षण से संबंधित विवाद जो है वो 5901 से कनेक्टेड करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो ये मैटर पहुंचा जब कोर्ट में एमपीपीएससी का, तो वो मैटर भी कनेक्टेड किसमें हो गया, 14/27 का मैटर कनेक्टेड हो गया 5901 में। तो सितंबर 2022 में जब अंतिम चरण में पहुंच रही थी, तो सरकार ने कहा भाई ये मामला सुलझने वाला है, मामला सुलझने वाला है, तो क्या आएगा, जजमेंट आएगा। क्या आएगा, जजमेंट, जिसके लिए आप लोग तरस रहे हो, ओबीसी आरक्षण का जजमेंट आएगा। अब बात आती है कि ओबीसी आरक्षण का जजमेंट आ गया तो मामला पूरा सुलझ जाएगा, मामला पूरा सुलझ जाएगा तो युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, भर्तियां सुचारू रूप से संचालित होंगी, बिना विवाद के होंगी, नौकरी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन समस्या है, देना कौन चाहता है, आपको देना कौन चाहता है, सरकार नहीं देना चाहती है। तो सरकार ने क्या किया, एक दाव पेच खेला, उसमें भी एक राजनीतिक मुद्दा है। सरकार ने दाव पेच खेला कि मामला जो है माननीय कोर्ट में उन्होंने रखा कि इसके संबंध में मामला जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, आवेदन लगे हुए हैं, सारी चीजें उन्होंने माननीय कोर्ट में रखी। जब माननीय कोर्ट में ये चीज उन्होंने रखी तो भाई माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है आप ये क्लियर कर लीजिए, या तो वहां से अपील जो है अपनी एप्लीकेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको वापस ले लीजिए, या फिर आप जो है क्लियर कर लीजिए कि सुनवाई इसकी हाई कोर्ट में करना है या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में करना है। सरकार का उद्देश्य तो स्पष्ट था कि हमको मामले को सुलझाना नहीं है। क्यों नहीं सुलझाना है, थोड़ा सा राजनीतिक बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो राजनीति आपके भविष्य के साथ लगातार हो रही है। ओके,
ओके, क्या हो रही है कि ओबीसी मैटर जो है किस मामले को लेके, या तो 27% रिजर्वेशन या फिर 14% रिजर्वेशन, इन्हीं दो मामलों को लेकर है ओबीसी आरक्षण। अब ओबीसी आरक्षण मामले पे यदि सरकार तत्परता दिखाते हुए, संज्ञान लेते हुए सुनवाई करवा लेती है और जजमेंट आ जाता है, तो जजमेंट दो आएंगे। क्या आएंगे? नंबर एक, या तो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिल जाएगा। नंबर दो, या ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण मिल जाएगा। अब बात यह आती है कि ये आरक्षण जो है फैसला आ जाएगा, इनको तो ठीक है, या तो 27 मिल जाएगा या 14 मिल जाएगा, जो भी माननीय न्यायालय का फैसला होगा। लेकिन सरकार क्यों नहीं चाहती है इसको सुलझाना? क्या कारण है? तो वो कारण है वोट बैंक। क्या कारण है? वोट बैंक। अच्छा, यहां पे स्पष्ट करना उचित समझूंगा, आजकल बड़ा रील्स वगैरह बनाई जा रही हैं ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, ठीक है, लेकिन यहां उद्देश्य कोई रील वायरल करने का नहीं होकर, यहां पर उद्देश्य है कि आपको सही मुद्दों से अवगत कराते हुए, और ये एमपीपीएससी में 5 साल से जो भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं और आपके भविष्य को किस प्रकार से राजनीतिक भेंट चढ़ाया जा रहा है, वो बताना है। ठीक है, तो यहां पे वोट बैंक का मुद्दा क्या है भाई? 27 आ जाएगा या 14 आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी कि एमपी में यदि मान लो, कंडीशन ले लो, 27% ओबीसी आरक्षण आ गया, मान लो माननीय न्यायालय ने एक कंडीशन दे रहे हैं, मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, आपको स्पष्ट कर देता हूं, जजमेंट माननीय न्यायालय जो भी आगे देगा इस पे वो आएगा, लेकिन हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि 27% यदि ओबीसी आरक्षण आ जाता है तो इससे क्या होगा? दो चीजें होंगी इससे। दो चीजें क्या होंगी? पहली चीज ये होगी कि एमपी में इस 27% आरक्षण लेकर कौन आया था? कांग्रेस। कौन लेकर आया था? कांग्रेस लेकर आई थी 27% आरक्षण का। पहले ऑर्डिनेंस लेके आई थी, बाद में विधानसभा में, है ना, ये पारित किया गया। ऑर्डिनेंस ही चैलेंज हो गया था माननीय हाई कोर्ट में जैसे आया था। तो कांग्रेस ये 27% ओबीसी आरक्षण लेकर आई थी, और यदि माननीय कोर्ट से फैसला आ गया यदि 27% ओबीसी आरक्षण का, तो कांग्रेस ये कहेगी कि ये जो 27% आरक्षण का विधेयक था और इसको कानून हमारी सरकार ने बनाया था। किसने बनाया था? हमारी सरकार ने बनाया था, और हमारी सरकार ने ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। तो क्या होगा? बीजेपी कहेगी लो, हुआ हमारे सामने, हमारे समय पे हमारी सरकार थी, सारी चीजें, क्रेडिट कौन ले गया? विपक्षी पार्टी ले गई, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हमने जो है लाए थे, तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एक तो पॉइंट हो गया ये आपका कि यदि 27% आ जाता है तो विपक्ष ले जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा, है ना, कौन ले जाएगा? विपक्ष जो है वो क्या ले जाएगा? क्रेडिट ले जाएगा। तो एक तो क्रेडिट का डर है कि कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिल जाएगा अगर 27% पर आ गया। दूसरा इसका जो कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण ये है, दूसरा कारण कि यदि 27% ओबीसी आरक्षण का फैसला आ गया तो मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा। 2018 में भी हालत खराब हो गई थी, सरकार नहीं बनी थी, बाद में जो कुछ भी परिवर्तन हुए वो अलग विषय है। तो यदि वर्तमान में यदि ये 27% पे आ गया तो सामान्य वर्ग कहेगा ये क्या हो रहा? आरक्षण जो है हमारा जो 50% अनारक्षित का था, अभी वर्तमान में 40 है, और उसमें से भी 13 चला गया, तो अनारक्षित के पास कितना बचा? 27%। तो एक समय पे जहां 50 मिलता था उसमें 10 ईडब्ल्यूएस का चला गया, 40 था, 40 में से 13 चला गया ओबीसी को, तो हमारा 27। तो क्या होगा? सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा। तो यहां वर्ग नाराजगी से मतलब नहीं है, यहां उद्देश्य है कि सामान्य वर्ग के वोट नाराज हो गए हैं। क्या नाराज हो गए हैं? वोट नाराज हो गए हैं। तो समस्या खड़ी हो जाएगी चुनाव में। विधानसभा चुनाव 2023 आपकी आंखों के सामने हैं,
8, 9, 10 अक्टूबर कभी भी आचार संहिता मध्य प्रदेश में लग सकती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि सामान्य वर्ग जो है, सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा तो दो चीजें हैं यहाँ पे वर्तमान में आपने देख ली होंगी कि यदि जजमेंट आ गया ये 14% का या 27% का, तो यदि 27 पे आता है तो एक तो विपक्ष क्रेडिट ले जाएगा, इस बात का डर है, और यदि 27 आ गया तो सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा, इस बात का डर है। अब हम इस पे आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या है? देखिए 2022 की परीक्षा के संदर्भ में ही बात चल रही है, लेकिन उससे कनेक्टेड मैटर है, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? एक तो हमने रख ली पहली वाली, फर्स्ट कंडीशन में 27% ओबीसी आरक्षण की बात की हमने, क्या यदि वो आ गया। सेकंड कंडीशन है कि यदि ओबीसी आरक्षण माननीय न्यायालय से 14% आया, यदि ओबीसी आरक्षण माननीय न्यायालय से 14% आया तो क्या होगा? यदि 14% आया तो इसमें भी दो कंडीशन होंगी। क्या होगी? पहला, जो विपक्ष है, विपक्ष इस बात को लेकर सरकार को घेरेगा कि हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% का प्रावधान किया था, लेकिन वर्तमान की सरकार जो है वो ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती है, इसलिए उसने माननीय न्यायालय में अच्छे से पैरवी नहीं करी। हमारी सरकार आने दीजिए, हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तो विपक्ष क्या कर लेगा? विपक्ष इस मुद्दे को लेके घेर लेगा। तो विपक्ष घेर लेगा तो सरकार का क्या होगा? वोट बैंक का नुकसान होगा। पहला, विपक्ष को मौका मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, इस वीडियो का उद्देश्य बताने का बस केवल स्पष्टीकरण करना है। हम किसी वर्ग के खिलाफ या किसी वर्ग के पक्ष में यहां पे बोलने के लिए नहीं आए हैं। हम इसीलिए कंडीशन लेते हुए बस स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। जो लोगों को मन में कई संदेह है कि क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, बच्चों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि ओबीसी आरक्षण कब क्लियर होगा, उसके वजह से पूरी परीक्षा लटकी, हमारा भविष्य लटका हुआ है। चाहे वो पीएससी की परीक्षाएं हो, चाहे वो व्यापम की परीक्षा हो, पटवारी हो, अन्य भर्ती हो, सब में ओबीसी आरक्षण के मामले की वजह से लटकी हुई हैं। तो इसलिए बताना यह आवश्यक है कि ये कंडीशन है। पहला, तो विपक्ष होगा तो विपक्ष क्या करेगा कि ये ओबीसी वर्ग के खिलाफ सरकार है और ये 27% आरक्षण नहीं देना चाहती, ने पैरवी सही से नहीं की। दूसरा, यदि 14% आता है तो ओबीसी वर्ग नाराज हो जाएगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में लगभग में, जैसा कि आंकड़े आते हैं, मैं उन आंकड़ों के सत्यापन की कोई गारंटी नहीं लेता हूं, नहीं सत्यापित करता हूं अपनी तरफ से, लेकिन समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो आते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग में 50 से 52% कौन है? ओबीसी की पॉपुलेशन है। लगभग में, है ना, 50 से 52% किसकी है? ओबीसी की पॉपुलेशन है। तो 50 से 52% जिसकी आबादी है, उसको आपने 27 मिला था और सही से पैरवी ना करते हुए या जो कुछ भी हो, यदि 14 पे आ गया तो वो नाराज हो जाएगा। तो इससे भी क्या होगा? वोट बैंक पे इफेक्ट पड़ जाएगा भैया। और खेल जो है वो किसका है? वोट बैंक से, सरकार बनाने से। विकास विकास तो भूल जाओ, विकास जो है वो विकास का नहीं हो पा रहा है। विकास आपका क्या विकास होगा, आप उसकी भी उम्मीद मत करो। विकास खुद परेशान है इस बात को लेकर कि उसका विकास कब होगा। तो यहां जो लड़ाई है वो वोट बैंक की है, और वोट बैंक जो है ओबीसी आरक्षण को क्लियर होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये कंडीशन है, और इन कंडीशन के कारण ही क्या हो रहा है, आपका जो पूरा का पूरा मामला है ओबीसी आरक्षण का, ये फंसा हुआ है। अब आते हैं हम थोड़ा सा 2022 के पुनः नजदीक। ये मामला समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं 2022 के नजदीक। अब 2022 में क्या हुआ? क्या अब ओबीसी आरक्षण मामला जो है वो अभी पेंडिंग में है, ठीक है। इसको लेकर, ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर 16 फरवरी 2022 को 16 फरवरी 2022 को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, माननीय
मध्य प्रदेश, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया ओबीसी आरक्षण को लेके। क्या जारी किया? एक अंतरिम आदेश जारी किया, इंटरिम ऑर्डर जारी किया। क्या था आदेश? इंटरिम ऑर्डर में कहा गया कि ओबीसी वर्ग को 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो जो भी परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाना है वो अंतरिम आदेश के तहत 14% के साथ पूर्व में जैसा चल रहा था उसके साथ आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ सरकार की तरफ से और जो परीक्षा एजेंसी है उनकी तरफ से बात रखी गई माननीय कोर्ट में कि परीक्षाएं पेंडिंग हैं और इसकी वजह से मामला सुलझ नहीं पा रहा है, तो माननीय न्यायालय ने कहा ठीक है 27% हम दे नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है इसको लेके। इंदिरा साहनी केस फेमस केस है जहां पे कहा गया है कि 50% की सीमा को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब इस पे चर्चा मत करने लगना कि वो क्यों नहीं कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस को दे दिया 10% बढ़ा दिया, हम उस पे भी आपको बता देंगे जो कुछ भी बता सकते हैं। बट हमारा यहाँ बताने का उद्देश्य जो है वो क्या है, माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि 14% के साथ आप परीक्षाएं आगे बढ़ा सकते हैं। हमने इसका प्रयास किया कई बार और लोगों से कहा कि परीक्षाएं जो हैं ये 2022 का मामला है, 2019 से बाधित हैं, सारी चीजें हैं, क्यों ना हम माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक प्रार्थना पत्र दें और इस प्रार्थना पत्र में और सरकार से भी यही कहें हम कि आप जो है वर्तमान में प्रक्रिया जो चल रही है वो 14% अंतरिम आदेश के साथ आगे बढ़ा दीजिए। आगे जब भी जजमेंट आएगा 27 आएगा तो 27 के साथ आगे बढ़े, 14 आएगा तो 14 के साथ आगे बढ़े। क्लियर एंड कट समझ में आ गया? तो ये बात हमने रखी। कई संगठन भी हैं, छात्रों के संगठन हैं, अब कहते हैं छात्रों के संगठन हैं, हमने उनसे चर्चा भी की, सारी चीजें हुई हैं और हमने ये मुद्दा रखा। उन्होंने कहा इस मुद्दे पे हम ज्यादा नहीं करते हैं, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। चलने दीजिए तो चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, सारी चीजें। मैंने इसके लिए प्रयास किया और मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हमने एक पत्र भी लिखा था। पत्र लेके गए थे हम 19 सितंबर 2022 को। 19 सितंबर 2022 को जब हम माननीय कोर्ट में गए थे, रिजल्ट पेंडिंग थे, सॉरी आयोग में गए थे, उस समय हमें आप लोगों को याद होगा कि एक माह के अंदर कुछ रिजल्ट जो पेंडिंग थे वो जारी किए जाएंगे, चाहे वो 19 हो और भी परीक्षाओं के रिजल्ट हो वो जारी किए जाएंगे। कब कब परीक्षाएं होंगी उसका सबका लिखित में आयोग ने पहली बार इतिहास में दिया था। लगभग 150 से 200 स्टूडेंट साथ में गए थे और उनके साथ जब हम वहां गए तो उन्हें लिखित में दिया हुआ था इस मामले को। उस समय हमने जो अपनी तरफ से आवेदन दिया था उसमें ये मांग की थी कि 14% अंतरिम आदेश के साथ परीक्षा प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाए ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो। या तो ये कह लीजिए कि बड़े स्तर पर इसका सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि ये बुरा लग सकता है, भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आपकी आंखें थोड़ी खोलना है। इसलिए आंखें खोलने के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि यदि मेरे भी मित्र हैं ओबीसी वर्ग से हैं, वो मित्र ये कहते हैं कि किसने मांगा था 27% आरक्षण। आज यदि 14% के साथ परीक्षाएं आयोजित की जाती तो आज ओबीसी वर्ग को 56% आरक्षण के साथ में नौकरियां मिल चुकी होती 4 साल में जो पेंडिंग हैं। तमाम ऐसे ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं वो, और वो ये बात रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं वो कहते हैं नहीं, सरकार ने 27 कर दिया है तो 27 ही चाहिए, विवाद में चाहे कुछ भी हो जाए चलता रहे, 27 मिल गया तो 27 चाहिए, वरना इसके लिए कुछ भी हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लोगों में एकजुटता नहीं दिखाई कि इस मामले पे सुलझे, तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा ठीक है। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में एक लहर उठी युवाओं की, आंदोलन की, आंदोलन हुए, सब चीजें हुई, सड़कों पर युवा उतर आए। सड़कों पर युवा उतर आए तो सरकार को लगा कि नहीं कुछ करना पड़ेगा, भले उलझा के रखो लेकिन प्री व्री करवाओ, लेकिन करवाओ, इनको व्यस्त करो। ये खाली आ गए हैं पढ़ पढ़ के लाइब्रेरी से, अब ये सड़कों पर आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं तो हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया क्रांति है, 21वीं सदी है और 21वीं सदी में कुछ भी हो सकता है। बच्चे जब सड़कों पे आ गए, ट्विटर पे हैशटैग चलने लगे, समस्या होगी सरकार की। तो सरकार ने कहा ठीक है हम एक समस्या का निराकरण निकालते हैं। और क्या निराकरण लेके आई सरकार? एक बहुत बढ़िया जबरदस्त निराकरण लेके आई जिसकी वजह से युवाओं का भविष्य जो था पहले अंधकार में था
और उसको और अंधकार में ले जाया गया। और माननीय मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग, किसके द्वारा? सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 29 सितंबर 2022 को 29 सितंबर 2022 को, ओके, इस पे हम कभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या है। एक बढ़िया फॉर्मूला लाई, जिस फॉर्मूले को आप जानते हो 87-13-13% फॉर्मूला। ओके, मैथ में पढ़ा होगा, अब यहां पे आप एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कहा गया कि एक मुख्य सूची होगी 87% की और 13-13 की प्रोविजनल होगी। ठीक है, प्रोविजनल जो होगी, इस प्रोविजनल सूची में दो सूची होंगी, एक ओबीसी की होगी, एक यूआर की होगी। समस्या ये है, आप लोग कह रहे हैं कि 27 दिया जाए, 14 दिया जाए, तो जो 87% है मुख्य सूची, ठीक है, एक काम करते हैं, ओबीसी को 14% यहां दे देते हैं। क्लियर? तो ओबीसी को 14% यहां दे देते हैं। अब क्या समस्या आ रही है? 27 की बात कही थी ना हमने, ठीक है, यहां बना दिया हमने प्रोविजनल की एक लिस्ट आपकी, एक यूआर की बना दी। जिस दिन फैसला ओबीसी आरक्षण पर आएगा, यदि 27% ओबीसी आरक्षण का पक्ष आया जजमेंट में, तो 13% जो होगा प्रोविजनल का, इसमें ओबीसी का लिफाफा, जो लिफाफा बंद करके रखा है ना, सीलबंद लिफाफा, उस लिफाफा को खोल दिया जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। ओके, ज्यादा गहराई में नहीं जाते उसके। और यूआर घर बैठे हैं, और यदि 14% पर आया तो ओबीसी घर बैठे हैं, इनका लिफाफा ओपन कर दिया जाएगा, इनको नियुक्तियां दे दी जाएंगी। क्या विसंगतियां हैं, क्या नहीं है, इस पे कभी विस्तृत रूप से चर्चा हम करेंगे। यह मामला था। अब आते हैं थोड़ा सा 2022 पे, फिर से कनेक्ट करते हैं इसको। क्या है 2022 का मामला, इसी को लेके। ओके, लंबा चलेगा वीडियो, आपको स्पष्ट, क्योंकि बार बार इस चीज को लेकर नहीं बनाएंगे, मैं स्पष्ट कर चुका हूं, एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। और ये वीडियो जो है बनाने का उद्देश्य यही है, ताकि सभी लोग अच्छे से आसानी शब्दों में समझ सकें कि क्या समस्याएं चल रही हैं देश में, प्रदेश में, आपके साथ पेरेंट्स समझ सकें कि क्या समस्याएं चल रही हैं। ओके, तो ये मामला आया ओबीसी का, यूआर का 13-13%। अब यहां पे आते हैं हम, कहां पे आते हैं? नेक्स्ट पेज पर आते हैं। और नेक्स्ट पेज पे हम आपको ये बताते हैं कि जब ये मामला आया तो 2019 की परीक्षा का रिजल्ट आया उस समय। कब? 10 अक्टूबर 2022 को रिवाइज प्री रिजल्ट आया। जब 10 अक्टूबर 2022 को रिवाइज प्री रिजल्ट आया, तो इसमें 13% जो यूआर प्रोविजनल थी, 13% यूआर प्रोविजनल थी। इस यूआर प्रोविजनल में सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रखा गया। किसको रखा गया? सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रखा गया। ये मुद्दा हमने उठाया, बिल्कुल पुरजोर तरीके से उठाया, सबने उठाया इस चीज को। मुद्दा उठाया गया कि 13% जो है ओबीसी यूआर कैटेगरी जो है, उस यूआर कैटेगरी में 13% में किसको दिया आपने? सिर्फ जनरल कैटेगरी को। यूआर का मतलब क्या होता है? यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, और अनरिजर्व का मतलब होता है अनारक्षित। यानी कि यूआर जो होती है वो सबकी होती है। तो यदि 13% में सिर्फ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, तो स्वाभाविक जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी ज्यादा यहाँ पे जो है ना निराश ना हो जाए, जो हकीकत है वो सुनना पड़ेगी। नियम क्या है? नियम ये है कि यूआर कैटेगरी में सभी वर्ग आ जाएंगे। ओके, नियम के अनुसार। तो यूआर कैटेगरी में जो 13% है, उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे लिए गए। तो इससे क्या हुआ? अनारक्षित वर्ग में तो कोई भी जा सकता है 13% में, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, ईडब्ल्यूएस, सब जा सकते। लेकिन यहां पे क्या किया गया? जनरल स्टूडेंट्स ही रखे गए। इस मामले को क्या किया गया? माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। इस मामले को लेके माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। एमपी हाईकोर्ट में
इस फॉर्मूले को क्या करें, 87-13-13% फॉर्मूले को चैलेंज किया गया। अब 2022 के और नजदीक आ गए हैं हम थोड़े से, ठीक है। जब ये 87-13-13% फॉर्मूला जो था, इसको जब चैलेंज किया गया माननीय कोर्ट में, तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा ये तो समस्या हो गई, अगर ये 87-13-13 भी अगर गड़बड़ हो गया तो फिर परीक्षा रुक जाएंगी, फिर आंदोलन होंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, पुरजोर तरीका लगा दिया सारी चीजें कि ये जो है हमारा 87-13% फॉर्मूला सही हो। माननीय कोर्ट में जो है ये मामला गया, जब उसके बाद में क्या होता है, उस पर सुनवाई होती है। तो जो था ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में था, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जब ये फैसला मामला पहुंचता है तो इसका जो पिटीशन नंबर है आप देख पा रहे होंगे, पिटीशन नंबर 24847/22। ओके, WP। ये मामला जब पहुंचता है कोर्ट में तो यहां पे सरकार ये बताने का प्रयास करती है कि उसका फॉर्मूला सही है और बीच में समस्याएं थी, ये सारी चीजें हुई। अब यहां से आती हैं समस्याएं। क्या समस्याएं आती हैं? यहां क्या होता है, कुछ घटनाक्रम होता है। क्या घटनाक्रम होता है कि जब इसकी सुनवाई हुई तो ये बात रखी गई एडवोकेट साहब की तरफ से कि जो 13% यूआर कैटेगरी है, इस 13% यूआर कैटेगरी में सिर्फ जनरल के विद्यार्थी हैं। कौन है? 13% यूआर कैटेगरी में सिर्फ जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। ओके, माननीय न्यायालय ने इस पर सुनवाई की, सारी चीजें हुई। तो माननीय न्यायालय ने कहा ठीक है, क्या समस्या है इस बात से। उनका जो जजमेंट है मैं बस उसको सरल शब्दों में आपको बता देता हूं। माननीय न्यायालय में डबल बेंच में मामला था, जस्टिस सील नागू साहब की बेंच में मामला था, और उनकी बेंच ने ये फैसला दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो फैसला आया उसमें 87-13 को तो सही साबित कर दिया है, ठीक है। और 87-13% फॉर्मूले को उन्होंने कहा सही है, वो बीच का माध्यम है, क्योंकि 13% जिसकी बात आप कर रहे हो अनारक्षित है प्रीलिम्स एग्जाम में, तो वो प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल कैटेगरी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मैं एक अपने मामले में, एक मामला उनका था, एक फैसला था WP 8750/2022, 8750/2022 पुष्पेंद्र पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी हाईकोर्ट की परीक्षा जो थी, क्लर्क लेवल की एक परीक्षा थी, उस मामले को लेकर था, जिसमें प्रीलिम्स में माइग्रेशन नहीं दिया गया था। इस मामले का जो जजमेंट था, वो आया था 2 जनवरी 2023 को। ओके, 2 जनवरी 2023 को ये फैसला आया था, और 2023 के फैसले को यहाँ पे जज साहब ने कहा कि वो इस पे सही बैठता है, उसके अनुसार ही है, कोई समस्या नहीं इसमें। क्या फैसला था उसको हम आपको अपने साधारण शब्दों में आपको बता देते हैं, और क्या यहाँ पर हुआ है और क्या आगे इस परीक्षा में होने वाला है, इस चीज को लेकर आप बिल्कुल नजदीक हम आ चुके हैं। ओके, आइए अब बात आती है यहां पे माइग्रेशन को लेके। ओके, इस मामले को लेके जब ये मामला पहुंचा वहां पे कोर्ट में, MPPSC 2019 का, तो यहां पे अब आपको हाईलाइट करके मैं जजमेंट को थोड़ा सा बताता हूं। Migration movement from the reserve category list, unreserved category list at the time of declaration of result of preliminary examination
This contention is also heard to be dismissed at the very outset in view of recent decision of this court on 2nd January 23 passed in WP 8750, जो मैंने अभी आपको पूर्व में बताई थी 8750/22। इसमें उन्होंने क्या कहा कि ये मामले को हमने 2 जनवरी 2023 को क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर कर दिया है? उन्होंने बताया है यहाँ पे कि डेट द सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन, समझ ना अब यहाँ पे अब आपका मुद्दा आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन मूवमेंट इज मेरिट सेंट्रिक, द सेम कैन नॉट बी अवेल्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच इज मीन्ट merely to shortlisted the candidates but does not access their merits। साधारण शब्दों में अगर आप समझेंगे तो ये यहां पर स्पष्ट किया गया कि हम इसके संबंध में पूर्व में ही जजमेंट दे चुके हैं कि प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन इज अ मेरिट सेंट्रिक एंड प्रीलिम्स एग्जाम इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। दो वर्ड यहां पे बड़े इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या है? प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट है एंड प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन इज अ मेरिट सेंट्रिक, मेरिट सेंट्रिक। ओके, प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन इज अ मेरिट सेंट्रिक। पहली लाइन जो है उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है एक केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके जो अंक होते हैं, नंबर होते हैं, वो फाइनल सिलेक्शन में लागू नहीं होते हैं। क्लियर? फाइनल सिलेक्शन में लागू नहीं होते हैं, तो ये क्या है? एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सेकेंड स्टेज पर आने के लिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है सेकेंड स्टेज पर आने के लिए, इसलिए यहां पे ये बताया जाता है कि प्रीलिम्स में माइग्रेशन नहीं हो सकता है। यानी कि प्रीलिम्स में कोई आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी है और यदि वो अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ के बराबर या ज्यादा नंबर लाता है, बावजूद इसके वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। फिर से एग्जांपल बताता हूं, मान लो कि अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ जो है वो 80 नंबर गया है, और यदि कोई ओबीसी वर्ग का है और ओबीसी वर्ग का कट ऑफ 76 नंबर गया है, और यदि ओबीसी वर्ग के किसी विद्यार्थी के 82 नंबर आते हैं, तो वो अनारक्षित में पहले माइग्रेट होता था, लेकिन अब नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो माइग्रेट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेज पर, प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन इज अ मेरिट सेंट्रिक। यहां पर स्पष्ट किया गया माननीय कोर्ट के माध्यम से कि जो प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन है, माइग्रेशन विस्थापन का जो सिद्धांत है, वो मेरिट सेंट्रिक है। यानी कि जिसके नंबर जो हैं वो फाइनल सिलेक्शन में जुड़ते हैं, केवल वही व्यक्ति जो है यहां पे माइग्रेशन का लाभ उठा सकता है, माइग्रेशन दिया जाएगा। यानी जिसके अंक आपके फाइनल सिलेक्शन में होंगे वहां पे माइग्रेशन आपको मिल सकता है, लेकिन जिस एग्जाम को पैटर्न जो है केवल स्क्रीनिंग टेस्ट हो, वहां माइग्रेशन नहीं होगा। यानी माननीय कोर्ट ने ये चीज यहां स्पष्ट कर दी। क्या स्पष्ट कर दी? कि प्रीलिम्स में माइग्रेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, यानी कि प्रीलिम्स में पुनः सभी अपनी अपनी कैटेगरी में रहेंगे। और इस विषय पे चर्चा करते हैं। जब मामला ये रखा गया यहां पे कि 7 अप्रैल 2022 को ऐसा ही मामला आया था, जब मध्य प्रदेश सरकार ने 17 फरवरी 2020 को रूल लाए थे, और उस रूल के अनुसार उन्होंने सभी कैटेगरी को प्रीलिम्स और मेंस में उनकी ही कैटेगरी में पुनर्स्थापित कर दिया था कि वो वहीं पर रहेंगे, माइग्रेट नहीं हो सकते हैं। उसको चैलेंज किया गया था और WP 542/2021 में डबल बेंच ने मामला फैसला दिया है और उन्होंने कहा कि माइग्रेशन जो है वो प्रीलिम्स स्टेज पर लगेगा। वर्तमान की जो पीठ थी उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कहां है। वकील साहब के द्वारा जो है इंदिरा साहनी केस का मामला उठाया गया कि इंदिरा साहनी केस के बारे में सारी चीजें हुई हैं, वहां पे इस बात को चर्चा हुई है। मैं अनौपचारिक बात आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि उन्होंने ये पूछा कि भाई जो आपका जजमेंट है वो इंदिरा साहनी केस का जो है वो रिजर्वेशन को लेकर है, और रिजर्वेशन में वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और उन मामलों को लेकर है, लेकिन माइग्रेशन को लेकर कोई भी उसमें ऐसी बात नहीं की गई है।
ऐसी सारी चीजें हुई। और यहां पे स्पष्ट किया गया कि माइग्रेशन है वो मेरिट सेंट्रिक है। जब मेरिट सेंट्रिक की बात की गई यहां पे कि माइग्रेशन जो होगा वो मेरिट सेंट्रिक होगा तो प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये मामला जो था कि 13%, हालांकि मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं कि 87-13-13 फॉर्मूला है, इसके अन्य बिंदु हैं जिन पे हम मतलब आगे चैलेंज या जो कुछ भी करेंगे वो माननीय न्यायालय में जाएंगे। लेकिन यहाँ जो बिंदु गया था जिस चीज को लेके कि 13% में अनारक्षित वर्ग जो है उसमें केवल जनरल कैटेगरी के, अन्य वर्ग नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रीलिम्स जो होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और इसलिए जो है यहाँ पे नहीं मिला है यदि माइग्रेशन तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, ये फैसला आ गया। जब ये फैसला आया तो माननीय मध्य प्रदेश पीएससी जो है आपकी, मध्य प्रदेश पीएससी जो थी आपकी एमपीपीएससी, वो एमपीपीएससी में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारा जो प्रक्रिया है अब आगे बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 87-13% पे उनकी विजयी हो गई है। ठीक है, हमने इस विषय के माध्यम से मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये बात पूछने का प्रयास किया कि जब माननीय न्यायालय ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन इज अ मेरिट सेंट्रिक, इट मींस के एमपीपीएससी 2020, एमपीपीएससी 2019 और एमपीपीएससी 2021 तीनों में प्रीलिम्स में माइग्रेशन नहीं होगा। सीधी सी बात है, एमपीपीएससी 2019 को लेकर फैसला दिया गया था और एमपीपीएससी 2020 चूंकि सिविल सर्विस नियम 2021 पर है जिसमें माइग्रेशन की बात की जा रही है, लेकिन कोर्ट ने उसमें स्पष्ट कर दिया गया प्रीलिम्स इज स्क्रीनिंग टेस्ट, तो यहां पे नहीं होगा। तो 20 का फिर से प्री का रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, 21 का भी जारी करना पड़ेगा और 19 का भी करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है 19 में भी प्रीलिम्स में माइग्रेशन लागू नहीं होगा। क्लियर? बट क्या हुआ, माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने काम की चीज निकाल ली। क्या निकाल लिया कि 87-13% फॉर्मूला वैलिड है और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने उस समय पे लिखा था इसके बारे में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आकाश पाठक ऑफिशियल में, आज भी वो लिखा हुआ लेख मिल जाएगा आपको, पढ़ लेना उस मामले को लेकर। 16 फरवरी 2023 को जब ये फैसला आया था माननीय कोर्ट से, उस दिन लिखा था कि एमपीपीएससी आज खुश हो रही है, प्रसन्न है इस बात को लेकर के 87-13, लेकिन आगे समस्याएं आएंगी यदि इसमें सही से कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं किया गया तो आगे समस्याएं आएंगी, क्योंकि इस ऑर्डर के आने के बाद अब क्या होगा, प्रीलिम्स में माइग्रेशन नहीं होगा। इस बात को कोई भी अब चैलेंज कर सकता है, अनारक्षित वर्ग का कोई भी विद्यार्थी जाएगा और इस बात को चैलेंज करेगा और चैलेंज करना उसका राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, सभी जाते हैं भाई। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी जब चैलेंज कर रहे थे, जब रोका गया था, तो अब अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को ये लगता है कि उनके पक्ष का फैसला है तो वो चैलेंज करेंगे। एमपीपीएससी ने कहा ठीक है, हम तो अभी अपने काम की चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं, बाकी आगे देखेंगे। हुआ है कि जब ये मामला हो गया तो उसके बाद एमपीपीएससी ने प्रक्रियाएं आगे बढ़ा दी और यहां पे होता है एक याचिका माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगती है, WP 9817/2023। क्या थी ये याचिका? इस याचिका में मध्य प्रदेश राज्य सेवा भर्ती नियम 2021 यानी संशोधित जो थे 2015 के, इसको कर दिया जाता है चैलेंज। भानु तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें जब चैलेंज कर दिया जाता है तो ये बात रखी जाती है कि जब राज्य सेवा भर्ती नियम, चूंकि माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रीलिम्स में माइग्रेशन नहीं हो सकता है, तो राज्य सेवा भर्ती नियम 2021 जो है वो क्या कहते हैं कि प्रीलिम्स में माइग्रेशन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में माननीय कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए ये जो है राज्य सेवा भर्ती नियम है वो असंवैधानिक है, प्रारंभिक परीक्षा में माइग्रेशन नहीं मिल सकता है, तो इनको असंवैधानिक घोषित किया जाए और इस नियम के आधार पर
जितनी परीक्षाएं हैं हुई हैं उनको रद्द करके पुनः रिजल्ट जारी करने की बात की गई है। अब समझने का प्रयास करना, एमपीपीएससी सिविल सर्विस नियम 2021 में जहां माइग्रेशन दिया गया प्रीलिम से, उसको असंवैधानिक करने की मांग रखी गई। तो ये कहा गया कि इसमें जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं को क्या किया जाए, रद्द करके दोबारा रिजल्ट, संशोधित रिजल्ट जारी करने का कोर्ट के द्वारा आदेश किया जाए। अब बात आती है कि इस पे परीक्षाएं कौन सी थी जो मैंने पूर्व में आपको बताई थी। कौन सी परीक्षाएं थी? राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2020, राज्य सेवा परीक्षा 2021, राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2022 और आने वाली राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2023। अब आपको हम बता दें कि क्यों हम बात कर रहे हैं कि 2022 की परीक्षा को 2019 की परीक्षा की तरह ना उलझने दिया जाए, क्योंकि उसमें भी मामला माइग्रेशन को लेकर था। उसमें माइग्रेशन दिया नहीं जा रहा था, इसमें दिया जा रहा है। कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं। माननीय जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आ गया है, माननीय इंदौर में डबल बेंच का फैसला भी इसमें है, और एक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1996 का छत्तर सिंह बनाम राजस्थान स्टेट का फैसला है। उसमें भी माइग्रेशन को लेके बात कही गई है कि प्रीलिम्स इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट और जो माइग्रेशन है वो फाइनल में दिया जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन एक्ट 1994 जो है उसका सेक्शन 4 जो है उसको माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव सर की बेंच जो थी, उस डबल बेंच का एक जजमेंट है, और उस जजमेंट में कहा गया है कि जो माइग्रेशन है उसको डिफाइन किया गया है कि माइग्रेशन जो है वो अंतिम स्टेज पर मिलेगा। यानी कि आरक्षण अधिनियम को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि माइग्रेशन अंतिम स्टेज पर मिलेगा। तो जो सिविल सर्विस नियम होते हैं वो सिविल सर्विस नियम किस पे बनते हैं? आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार। तो जब अधिनियम आपसे कहता है कि जो माइग्रेशन है वो अंतिम स्टेज पर मिलेगा, तो रूल आप उसके अपोजिट कैसे बना सकते हो? एक्ट बड़ा होता है कि नहीं होता है नियम से? ये तो आप लोग सामान्य सी बात है, जानते ही होंगे। अधिनियम नियम से बड़ा है। तो जब अधिनियम कह रहा है कि माइग्रेशन अंतिम स्टेज पर होना चाहिए, तो नियम में आप यदि ये लिख रहे हो कि माइग्रेशन प्रथम स्टेज से होना चाहिए, इट मींस आपने असंवैधानिक नियम बना दिए। तो ऐसे नियमों को क्या किया जाए? रद्द किया जाए। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये याचिका दायर है। अब इस याचिका में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या डिमांड है, और इसका 2022 पे अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और 2022 परीक्षा की क्या 2019 की जैसी स्थिति होने वाली है? क्या फिर से युवाओं के साथ वो मानसिक शोषण होने वाला है जो 2019 के अभ्यर्थी आज दिनांक तक 14 नवंबर के नोटिफिकेशन आने के बाद, 14 नवंबर 2019 को इसका नोटिफिकेशन आया, 12 जनवरी 2020 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई, और तब से लगातार जो शोषण मध्य प्रदेश का विद्यार्थी, पीएससी का विद्यार्थी झेल रहा है, वो शोषण मैं जानता हूं, क्योंकि 2019 की परीक्षा में सिविल सर्विस नियम को लेकर ही हमने स्वयं चैलेंज किया था और हम लोग सब मिलकर लड़े थे। आज भी लड़ रहे हैं, मामला चल रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में केवल बर्बादी होती है, बच्चों का मानसिक शोषण होता है, बच्चों का आर्थिक शोषण होता है, बच्चों के परिवार वाले चिंतित हैं कि नौकरी क्यों नहीं लग रही है, परीक्षाएं हो रही हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन सब कुछ रुका हुआ है, प्री मेंस का खेल चल रहा है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप लाइब्रेरी में घुस जाते हैं, लेकिन आपके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ चल रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको पता नहीं है। वीडियो की लेंथ 1 घंटे से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा। इसके आगे की कहानी 2022 पे अब टिकती है। ये पूरा आपको बताने का उद्देश्य था ताकि आप साधारण भाषा में इसको समझ सकें, जान सकें कि मामला क्या है, क्या लिंक है इस मामले को लेकर 2022 में जो चीजें आपको बताई गई हैं। और इसके आगे आपको और कानूनी दाव पेच के साथ, पिटीशन के साथ में, ऑर्डर के साथ में, कई लोगों को तो ये पता नहीं है कि इस पर ऑर्डर भी आ चुके हैं माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, और क्या ऑर्डर आ चुका है, क्या इसमें होने वाला है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि प्रारंभ में ही हमने कहा था कि इस वीडियो में हमारे
जो शुभचिंतक आलोचक होंगे उनके लिए पर्याप्त मटेरियल है इस बात के लिए कि फिर से आ गए हैं मेंस की परीक्षा करने के लिए कि आगे बढ़े, ये हो वो हो, तो उनके लिए मटेरियल है, चर्चा का विषय है, तो वो चर्चा करें पर्याप्त रूप से। समझदार लोग हैं जो समझने का प्रयास करेंगे, वो समझें। पेरेंट्स हैं जो चिंतित हैं और बच्चों पे उनको लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सामान्य भाषा में जानकारी है ताकि वो भी जान सकें कि परीक्षाओं में क्या चल रही हैं प्रक्रियाएं। और नो डाउट मैं अभिभावक को दृष्टिगत रखते हुए ही इसकी सब कुछ जो है जानकारी आगे और वीडियोस में देने वाला हूं, पूरी परीक्षाओं की जानकारी आपको बताने वाला हूं। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 430 जो कोर्ट में केस लगे हुए हैं, मैं आपको एक बार स्पष्ट बता दूं, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 तक, ठीक है, वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 तक एमपीपीएससी के मैटर को लेकर, किसको, एमपीपीएससी के मैटर को लेकर 430 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। जानकर हैरानी होगी ना इस बात को कि एमपीपीएससी 2019 से लेकर 2023 के बीच में एमपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं पर 430 याचिकाएं जो हैं वो माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ जो मुख्य पीठ है, प्रिंसिपल पीठ, और इंदौर बेंच और माननीय ग्वालियर बेंच, इन तीनों में मिला के 430 केस जो हैं वो दायर हो चुके हैं। इन 430 केस में 207 केस जो हैं वो क्या हो चुके हैं, डिस्पोज हो चुके हैं, यानी इन पर निर्णय आ चुका है। और 223 केस जो हैं 223, ये केस अभी माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेंडिंग है। यानी माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीनों जगह, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में टोटल 430 केस एमपीपीएससी की परीक्षाओं के संबंध में लग चुके हैं। उनमें से 207 डिस्पोज हैं और 223 केस वर्तमान में भी पेंडिंग हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है प्रदेश में, क्या चल रहा है संस्थानों में, क्या देश प्रदेश में नियम और कानूनों की जिनकी दोहाई दी जाती है, क्या उनका पालन हो रहा है। क्या एक इतने बड़े स्तर पर एक संवैधानिक संस्था जो है वहां पर इतने केसेस लग रहे हैं, क्या एक संवैधानिक संस्था जो है वो सही नियमों का, सही कानूनों के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करवाने में असफल हो रही है। क्या इतना चर्चा जो है आगे करेंगे, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि भविष्य जो है वो बड़ा अंधकारमय है। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, आगे मिलेंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे, एपिसोड 4 में, और उसमें हम आगे की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। 2020-22 की कहानी जो है वो आगे बहुत इंटरेस्टिंग आपको आने वाली है, और क्या लेवल पे आपके साथ खेल चल रहा है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। ये सामान्य जानकारी और 2022 की जो भी जानकारी थी इसमें कनेक्टेड है, और इस कनेक्टेड मैटर जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। बाकी और केसेस जो है 2019 की बात कर रहे हैं तो वो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 जो है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। आप देख लें तो आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि परीक्षाओं में क्या चल रहा है, केस के अलावा कुछ चल रहा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली चर्चा के साथ मिलेंगे आपको, है ना। और उसमें हम आपको जानकारी बताएंगे कि जो माननीय कोर्ट में केस चल रहे हैं उन केस में क्या क्या 2022 में होगा। इसके अलावा हम आपको अभी 2022 में रिट अपील जो है वो दायर हो गई है, इसके बारे में अभी शॉर्ट जानकारी आपको बता दें, बाकी डिटेल में हम आपको फिर बता देंगे कि माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का जो कल ऑर्डर आया था उसके खिलाफ डबल बेंच में रिट अपील दायर कर दी गई है। ओके, यानी कि हम अपने प्रश्नों को, और हमारी माननीय कोर्ट में यह प्रार्थना है उस रिट अपील के माध्यम से जो की जाएगी माननीय एडवोकेट के माध्यम से, कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो प्रार्थना की जाएगी कि उसको स्टे किया जाए और जो छात्र हैं उनको अंतरिम राहत देते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल करते हुए आगे बढ़ाया जाए जब तक कि कोर्ट में इसका अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। यानी सिंगल बेंच के खिलाफ हम डबल बेंच में जा रहे हैं।
आज रिट अपील जो है वो दायर भी कर दी गई है। मैं आपको रिट अपील नंबर भी बता देता हूं। रिट अपील नंबर जो हमारा है वो है 01728 WA नंबर। तो रिट अपील नंबर भी आ चुका है, आज दायर हो गई है। मैंने कल भी कहा था घबराना नहीं है, किसी को भी नहीं घबराना है। हमारे हाथ में जितना हो सकता है उतना हम माननीय संविधान का पालन करते हुए और संवैधानिक अधिकार जो हमको प्राप्त हैं उनका उपयोग करते हुए माननीय न्यायालय में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिंगल से डबल बेंच जाएंगे और लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। इंदौर हाईकोर्ट में जो रिलीफ थी वो अभी मिली हुई है, उस पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं, आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको बता देंगे। ये माननीय जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला था सिंगल बेंच का, उसमें एक पिटीशन पे ये फैसला आया है। बहुत सी पिटीशन जबलपुर हाईकोर्ट में लगी हुई हैं, जिसमें से कुछ पिटीशन जो है 10 अक्टूबर की सुनवाई है, किसी पर 9 की है और किसी पिटीशन पर 16 अक्टूबर को सुनवाई है। और हमारी पूरा कोशिश रहेगी माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र जारी करके माननीय न्यायालय से आग्रह करके इस मामले पे जो रिट अपील है उसमें अगले सप्ताह तक सुनवाई हो सके। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि 15 अक्टूबर से पहले पहले माननीय हाईकोर्ट में इसकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाए और हमारी जो अंतरिम राहत की मांग की जा रही है वो अंतरिम राहत माननीय कोर्ट के द्वारा प्रदान की जाए। अगली मुलाकात कल नए वीडियो के साथ में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, थैंक यू।